ओके, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की कुछ एप्लीकेशंस। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या बताया था, या तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया। हमने क्या चुना, मैं मतलब इस बुक में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखाए हुए हैं इस पूरी सीरीज़ में लेते हुए दिखाए हुए हैं। तो जब लेते हुए दिखाएंगे इसका क्या मतलब है, रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, आप एक काम करो, इनको बिल्कुल उलट दो, इसको इधर लिखो, इसको इधर, तो ये जो सारी वैल्यूज़ है ना, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस आ जाएंगे, सब में माइनस, इसका मतलब वो क्या बन जाएंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, भूलना मत। अब मैं पर ध्यान रखना, मैं इस बुक के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, एनसीईआरटी। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी दिया है, इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे मैं अब एप्लीकेशन सिखा रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी आ सकता है पेपर में, बड़ा आसान है। देखो ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज़। जैसे सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो ये मैंने लिख दिया है, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अब देखो इसमें ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है, बीच में जीरो, नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव। अब देखो जितना पॉजिटिव का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब जितनी वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। और ऊपर से नीचे आते आते उल्टा कर दो, नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता माइनस में है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन देना मतलब लूज़ करना, मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ लिखा है जितनी ज़्यादा ई नोट की वैल्यू बड़ी होगी उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल देखो, ये मैंने, देखो ध्यान से देखना, लेने की क्षमता दी हुई है दोनों की, कभी कंफ्यूज हो जाओ। 2.3 टू 1.3, जितनी बड़ी वैल्यू इसका मतलब लेने की क्षमता ज़्यादा, लेने वाले को क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा है कौन अच्छा ऑक्सीडाइज, तो ए है। ऐसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक 4 वैल्यूज़ हैं, के, ए जी, एच जी, एम जी और सी आर। कह रहे हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में सजाओ, रिड्यूसिंग पावर। अब देखो मैंने क्या बताया, जितनी वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी ना, लूज़ करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि गेन करने की क्षमता बिल्कुल कम हो चुकी है, तो लूज़ करने की क्षमता हाईएस्ट होगी। कूल। तो अब देखो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे बड़ी वैल्यू है एजी की। बड़ी वैल्यू इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है, तो वो बेकार रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो इधर लिखा जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, के की। तो अब अरेंज तो कर ही लोगे, जितनी वैल्यू इसकी छोटी है, बिल्कुल स्मॉल है ये वैल्यू सबसे पांचों में, तो ये स्मॉल वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता तो क्या चाहेगा, देना। और देने वाले को क्या कहते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये फर्स्ट क्या थी आपकी इसकी एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड एप्लीकेशन, टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ मेटल, कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तुमने हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस तो अपने किए ही हुए हैं। कैसे, जैसे Zn प्लस CuSO4 है, तो ZnSO4 प्लस Cu बन जाता है। इसका मतलब मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एटम फ्रॉम इट्स सोल्ट, मतलब ये इसके सोल्ट में से इसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस। यूँ मत कहना कि कॉपर भी जिंक को डिस्प्लेस करेगा, जिंक को डिस्प्लेस करेगा कैसे, वो किसी के साथ है ही नहीं। एक बात तो ये ध्यान रखना। अब देखना है, एक बात बताओ, कौन किसको डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट में से, मोर रिएक्टिव। अच्छा मोर रिएक्टिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम। मैंने बोला लेने की, क्योंकि उसकी लूज़ करने की सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो जितनी ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव, इसका मतलब उसकी लेने की क्षमता नहीं है, देने की ज़्यादा है। और देने की ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीजेस। तो ऊपर से नीचे लूज़ करने की रिएक्टिविटी, मैं यहाँ लूज मेटल की बात चल रही है, तो लूज़ करने की रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो जितनी स्मॉल वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, उसकी टेंडेंसी होगी ज़्यादा लूज़ करने की, जिससे कि वो अच्छा रिएक्टिव मेटल कहलाएगा। अब जैसे क्या है कि इन मेटल्स को अरेंज करो, अब सबसे वैल्यू, अच्छा किस ऑर्डर में अरेंज करो, इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सोल्ट, मतलब एक मेटल किसी दूसरे मेटल को उसके सोल्ट में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस। अब सबसे नेगेटिव वैल्यू किसके, सबसे नेगेटिव Mg की है, देखो -2 है, तो जिसकी सबसे नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब Mg इन सब को इनके सोल्ट्स में से सबसे पहले डिस्प्लेस करेगा, तो Mg की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इन्होंने कहा था अरेंज करना है, तो मैंने ये सबसे ताकतवर ये है, सबसे ताकतवर, कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला, तो सबसे ताकतवर आगे रखेंगे।
अब दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है -1.6, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है। अब ये इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर सकता है, एजी इन सब में किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो जितनी ई नोट की वैल्यू छोटी होगी, स्मॉल, वो अच्छा मेटल होगा, गुड मेटल, और वो सब दूसरे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है। तीसरा एनोड, ये देखो हम एनोड और कैथोड को पहचानने का काम कर सकते हैं। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, अब इनमें से बताओ बड़ी वैल्यू किसकी है? ये नीचे वाले की। बड़ी वैल्यू का मतलब यह है कि उसकी लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला मीन्स रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड पे। तो ये कैथोड होगा और ये एनोड। तो यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ई नोट की वैल्यू बड़ी, कौन सा ई नोट? रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट की वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब वो रिडक्शन करेगा, यानी गेन, और गेन मतलब कैथोड। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब जैसे कैसे ई नोट सेल पूछा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या ईएमएफ भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ध्यान रखना कौन सा ईएमएफ? स्टैंडर्ड ईएमएफ। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला तो आपको अभी बताया था, डेराइव भी कराया था लास्ट वीडियो में। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ यूँ हैं। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है भाई? 0.7 या 0.4, वो भी माइनस में। तो ये वाला नंबर बिग है, जो बड़ा नंबर है इसका मतलब वो लेना चाहेगा। लेना मतलब रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है? कैथोड। तो ये सी मिल गया, ये ए मिल गया। फॉर्मूले में पुट करो, आप पूरी सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हो। मतलब दो डब्बे हैं, दो कंटेनर हैं, उन दोनों के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उनमें कितना अंतर है। मान लो लेफ्ट हैंड साइड वाला है कोई, उसका पोटेंशियल 5 का है, और राइट हैंड साइड वाला है उसका पोटेंशियल 15 का है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 10 का अंतर है ना, इसी को सेल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जैसे ये एनसीईआरटी में है कि भाई ये रिएक्शन दे रखी थी, ये डाटा भी दे रखा था, आपको ई नोट सेल निकालना है। ये लिखा, स्टैंडर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ई नोट सेल। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लिया करो। देखो साफ पता चल रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है, वैल्यूज़ भी लिख दिए सारी। अब ये फॉर्मूला, अब इन दोनों में से पहचानो, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक तो हो गया एनोड, इसका जिसका रिडक्शन है वो हो गया कैथोड। फॉर्मूले में पुट करो, क्या आ गया? ई नोट सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, अब पता करते हैं रिएक्शन होगी या नहीं होगी। वो कैसे पता करते हैं उसको देखो। हमारे पास रिएक्शन हो गया नहीं कौन बताता है? डेल्टा जी जो होता है हमारे पास, वो आपको ये बताएगा रिएक्शन होगी कि नहीं। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। ठीक है, इसका ये मतलब हो गया कि अगर आप किसी बर्तन के अंदर एसिड डाल देते हो तो एसिड उस बर्तन से रिएक्शन कर लेगा, इसलिए हमें उसे डालना नहीं चाहिए। तो उस केस में डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। जितना डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। तो हम इस तरीके के एसिड को उस कंटेनर में स्टोर नहीं करेंगे, हम कांच की बोतलों में करते हैं ना, अब वो पढ़ेंगे। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब देखो ये वाली टर्म नेगेटिव कब आएगी? अगर ये मेरा नेगेटिव होता तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ई नोट सेल अगर पॉजिटिव हो तो ये पूरी चीज़ नेगेटिव हो जाएगी और डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। तो कन्फ्यूजन क्या निकला? ई नोट सेल अगर मेरा पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। अब कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, उन्हें देखो। जैसे कि 3-4 क्वेश्चंस बताया मैंने, इसमें काफ़ी सारे हैं, वैसे हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक क्लियर। इसमें लिखा है, बताना है एक रिएक्शन दी हुई है कि होगी वो अपने आप या नहीं होगी। अब देखो कोबाल्ट की और इसकी आयरन की वैल्यू है। अब मुझे बताओ कोबाल्ट 2+ बन रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है, इसका मतलब ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड वाले को आगे रखा है, एनोड वाले को पीछे। रिएक्शन में ई नोट सेल नेगेटिव है, ई नोट सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। तो रिएक्शन नहीं होगी, तो रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब लाइव एग्जांपल्स, इसमें लिखा है अब आराम से करेंगे। निकल के चम्मच को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को घोलने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो निकल के चम्मच को AgNO3 के सॉल्यूशन को घोल सकते हैं कि नहीं? तो देखो निकल यहाँ लिखा, AgNO3 ये रहा। अब देखते हैं अगर नहीं घोल सकते, मतलब कि नहीं घोल सकते, तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी उनकी। तो निकल Ag को डिस्प्लेस कर देगा। ये खुद इस टाइप, ये रिएक्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है। अगर निकल Ag को डिस्प्लेस कर रहा है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसका क्या हो गया? ये वैल्यूज तो दे रखी होंगी। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि ये कौन हुआ मेरा? ये एनोड हुआ, और ये कौन हुआ? कैथोड। फॉर्मूला में पुट करो, आंसर देखो पॉजिटिव आ रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसका क्या मतलब है?
कि रिएक्शन हो जाएगी। अगर इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो निकल को हम यूज़ नहीं करेंगे AgNO3 का सोल्यूशन घोलने के लिए, हम अवॉइड करेंगे। सो वी कैन नॉट स्टर, हम नहीं घोल सकते। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट ये नोट बना दिया, एक बर्तन है या कोई घोलने के लिए कोई भी वेसल है या कंटेनर कुछ भी, और एक सोल्यूशन है। अगर वो चीज़ कंटेनर रिएक्टिव है तो खुद बताओ वो रिएक्टिव है और सोल्यूशन वो उस सोल्यूशन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन कर लेगा। और रिएक्शन करेगा तो आप क्या एक दूसरे को स्टोर करोगे या यूज़ करोगे उन दोनों को एक साथ, तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मेरे पास सिल्वर का बर्तन है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तुम सबको पता है कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में Ag कहाँ होता है, कॉपर के नीचे। इसका मतलब Ag कम रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो Ag अगर कॉपर से कम रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा, भाई नहीं करेगा। तो हम स्टोर कर सकते हैं ना। तो मैंने वही बताया, अगर यहाँ पर Ag है और ये क्या है मेरा कॉपर सल्फेट, जो Ag है वो कॉपर सल्फेट के Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो देखते हैं E0 कैसा आना चाहिए। देखो ये मैंने डाटा दे रखा था, अगर ये इसको डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका होना क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब Ag किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। तो इसकी इस वैल्यू को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को आगे लिखना पड़ेगा। आंसर नेगेटिव आ रहा है तो E0 नेगेटिव है, तो इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। रिएक्शन नहीं हो सकती तो यस, हम एक दूसरे इसको कॉपर सल्फेट को सिल्वर के बर्तन में क्या कर सकते हैं, स्टोर। अब ये मत सोचना कि जो बड़ी वैल्यू है उसे आगे रखना चाहिए था, हमें पूछा है ये क्वेश्चन में कि क्या ये स्टोर कर सकते हैं। तो अगर कर मतलब हमें नहीं पता ना अभी कर सकते हैं कि नहीं, तो इस रिएक्शन के हिसाब से अगर ये इसको डिस्प्लेस कर दे तो ये क्या होगा, ये एनोड की तरह काम करना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। ठीक है, अब एक रिवर्स इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो कि ये कॉपर का बर्तन है और इसमें AgNO3 का सोल्यूशन डाल दिया सपोज, तो कॉपर तो Ag को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। कॉपर Ag को क्या कर देगा, डिस्प्लेस। तो हम इसको इसमें स्टोर, AgNO3 को कॉपर के बर्तन में स्टोर नहीं कर सकते। उस टाइम पर जो E0 है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। E0 पॉजिटिव आया तो रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए स्टोर नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, समझ आ जाएगा। एक बात और बता दूँ, ये मत सोचना कि कॉपर भी तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है। भाई सिल्वर तो अकेला है, डिस्प्लेस किससे करवाओगे, सोल्ट में से कोई दूसरी चीज़ ही आ सकती है उसको डिस्प्लेस करवाने, क्योंकि सोल्ट स्टेबल होते हैं। लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट इस सीरीज़ का, देखो हमें ये भी बता सकते हैं कौन सा मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा किसी एसिड में से। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले जिंक को HCl में से डालते हैं तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके ये सोल्ट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ रिलीज होती है। तो अब देखो ये इसको कब डिस्प्लेस करेगा, जिंक हाइड्रोजन को कब डिस्प्लेस करेगा, जब वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। और अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, और लूज़ करेगा तो उसका E0 क्या होना चाहिए, लेस। मैंने बताया था ना पीछे, E0 की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। E0 की वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, लूज़ करने की ज़्यादा है। तो देखो हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, जो भी मेटल की वैल्यू हाइड्रोजन से नीचे नीचे होंगी, नीचे वो इसको डिस्प्लेस कर देंगी एसिड में से और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो लिखा है, हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की सहायता से कि कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे एसिड में डालने पर। एक मेटल तब हाइड्रोजन रिलीज करेगा जब वो हाइड्रोजन को उस पूरे एसिड में से क्या कर दे, डिस्प्लेस, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो रिएक्शन तब होगी जब मेटल हाइड्रोजन को क्या कर दे, डिस्प्लेस, इसका इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर उसको देकर। तो दिस अकर व्हेन E0 ऑफ मेटल इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब जिंक और हाइड्रोजन में से देखो, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, जिंक की -0.76 है, ये वैल्यू छोटी है, इसीलिए जिंक ने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस, अदरवाइज वो नहीं कर पाता। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, E0 C माइनस E0 है, इसका E0 C माइनस E0 करो तो अब क्या होगा, रिएक्शन में E0 पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब वो डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के कुछ एप्लीकेशंस विद क्वेश्चंस, और एक असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ आपको, वो असाइनमेंट कॉपी में करना है। इसी के बाद हमारा 12th का टॉपिक शुरू होगा। ये शुरू के 3 जो टॉपिक करवाए हैं मैंने, ये सारे 11th के हैं, बट ये NCERT में शामिल है, ये यहाँ तक सारा है। अब ये नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, नॉन इक्वेशन। ये आपका 12th का पहला टॉपिक है, पर ये जितना सिखाया है इसकी जब तक प्रैक्टिस जिस दिन ख़त्म नहीं होगी तब तक ये समझ नहीं आएगा, कुछ भी कर लो। ओके, गुड लक।